नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये चैप्टर आदिवासियों के जीवन पर आधारित है और अगर इस चैप्टर का सारांश हम आपको बताएं तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने को मिलता है कि जब अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो उस सत्ता का आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव रहा है एंड उससे पहले आदिवासी अपने जीवन को कैसे जिया करते थे, अर्थात आदिवासियों का जो जीवन था अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने से पहले कैसा था और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने के बाद में कैसा हो गया। इस टॉपिक के ऊपर आधारित है ये पूरा चैप्टर। अब चैप्टर चूंकि काफी बड़ा है इसलिए इस चैप्टर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने से पहले आदिवासियों का जीवन कैसा था, जिसमें हमने लगभग आधे घंटे से ऊपर का वीडियो था। सबसे पहले बात की थी कि जनजातीय समूह जो थे ये किस तरह से जीते थे, अर्थात अपने जीवन को किस तरह से जिया करते थे, जिसमें हमने बात की थी कि कुछ आदिवासी समूह ऐसे थे जो कि झूम खेती किया करते थे। इसके अलावा कुछ आदिवासी समूह ऐसे थे जो शिकारी और संग्राहक थे, अर्थात जो शिकार करते थे और भोजन का संग्रह किया करते थे। बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ जनजाति लोग ऐसे भी थे जो जानवरों को पाल करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया करते थे। इसके अलावा कुछ जनजाति लोग ऐसे थे जो एक जगह पर रह करके खेती करने लगे थे। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में यही यही वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारे यहाँ के ब्रिटिश अफसर थे जिन्होंने हमारे भारत देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, तो उनको ये एक जगह पर रह करके खेती करने वाले आदिवासी लोग ज्यादा पसंद आते थे। उनको ये सभ्य और शिक्षित लगते थे क्योंकि इनसे ये लोग टैक्स वगैरह समय पर ले लेते थे, इनके ऊपर नियंत्रण रख सकते थे। और इन अफसरों का कहना था कि जो मतलब शिकारी संग्राहक जनजाति के लोग हैं या फिर हम जो कह सकते हैं जो झूम खेती करने वाले आदिवासी लोग हैं, ये लोग इनको असभ्य मानते थे। ठीक है, और सभ्य मानने के अलावा कहते थे कि ये जंगली हैं और बर्बर हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भाई हमारे देश में जो शिकारी संग्राहक जनजाति के लोग हैं और जो घुमंतू खेती करने वाले लोग हैं, इन सभी को स्थायी रूप से एक जगह पर बसाना और सभ्य बनाना बहुत जरूरी है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में। जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट भी दे दी गई है। अगर आप चाहें तो जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस डिस्कस कर सकते हैं, सभी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसके तहत हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन तीन क्लासेस को इन तीन सब्जेक्टों को क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट कवर करवाने में लगे हुए हैं। ज्योग्राफी हमारी क्लास 8 तक कंप्लीट है, क्लास 9 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पॉलिटी क्लास 7 की आज कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम क्लास 8 को स्टार्ट कर देंगे। एंड हिस्ट्री आप यहां पर देख रहे हैं चल रही है। ठीक है, तो ये हम क्लास 12 तक कंप्लीट लेकर के जाएंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। याद रखना हमारी क्लासेस फ्री आती हैं बट हम नोट्स फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। पार्ट 1 में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था और हमारा जो आज का पार्ट स्टार्ट होता है उसकी हेडिंग है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ठीक है, अर्थात जब अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो उसका प्रभाव आदिवासियों के जीवन पर क्या रहा, जिसमें सबसे पहले बात की जा रही है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह जो था इनका जीवन बदल गया, अर्थात जितने भी आदिवासी समूह थे इन सभी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। कैसे? तो सबसे पहले बात की जा रही है आदिवासी मुखियाओं की कि इन मुखियाओं का क्या हुआ, क्योंकि किसी भी समाज का सरदार जो होता है वो सबसे पहले प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो बिंदु दिए गए, इन दो बिंदुओं की मदद से समझेंगे कि औपनिवेशिक शासन अर्थात अंग्रेजों के शासन से पहले इनका जीवन कैसा था और उसके बाद में कैसा हो गया। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, अर्थात आदिवासी आप मुखिया होगा। ठीक है, मखू लिखा है तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक होगी, मुखिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो हमारे भारत देश में सत्ता स्थापित की उससे पहले आदिवासियों के जो मुखिया हुआ करते थे उनका काफी महत्व था और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, जैसे आज के टाइम पर हम मानते हैं। ठीक है, उनके पास में औरों से ज्यादा
आर्थिक ताकत होती थी, अर्थात ये अमीर होते थे। दूसरा, और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण भी रखते थे, अर्थात जितने इलाके में इनका समाज रहता था, उस पूरे इलाके पर ही अपना नियंत्रण बना करके रखते थे। ठीक है भाई, जैसे हर मुखिया रखता था उसी तरह से ये भी रखते थे। इसके अलावा कई जगह अपनी उनकी पुलिस भी होती थी और जमीन एवं वन संबंधित वन प्रबंधन के स्थानीय नियम पे खुद बनाते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई जो मुखिया आदिवासियों के थे, इनके पास में राजा की पूरी ताकत अपने समाज को लेकर के थी, जैसे कि अपने इलाकों पर नियंत्रण रखना इनके पास में इसका अधिकार था। ठीक है, आर्थिक ताकत भी इनके पास में हुआ करती थी, अपनी पुलिस रखते थे। इसके अलावा जहां तक इनका मतलब नियंत्रण होता था, वहां तक जितनी भी जमीन और वन होते थे, उसके प्रबंधन से संबंधित सभी निर्णय ये अपने आप खुद बनाते थे और खुद अपना निर्णय लेते थे कि कहां पर क्या होना चाहिए, कौन सी जमीन किसे दी जानी चाहिए, किसे नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात स्थानीय नियम जो थे ये खुद ही बनाया करते थे। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ। तो ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। जब आदिवासियों हाँ एक मिनट, जब ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया तो आदिवासी जो मुखिया थे, इनका कामकाज और अधिकार धीरे धीरे बदलने लगा। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि जैसे मुखिया जो हुआ करते थे, तो मुखिया का नियंत्रण जितने इलाकों तक था, नियंत्रण तो वहां तक बना रहा, लेकिन इनकी जो शासकीय शक्तियां थी, जैसे कि स्थानीय नियम खुद बनाते थे, ठीक है, इसके अलावा अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है, अपनी पुलिस रखते थे। तो जो शासकीय शक्तियां थी, अंग्रेजों ने इनसे वो शक्तियों को छीन लिया और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, जैसे कि हम बात करते हैं टैक्स, एक प्रकार का टैक्स ही था ये। ठीक है, नजराना अर्थात होता है गिफ्ट। ठीक है, तो गिफ्ट देना पड़ता था, गिफ्ट के रूप में हम पैसा दे रहे हैं या फिर उत्पादन वाली चीजों को दे रहे हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की होती थी, नजराना इनको देना पड़ता था, एक प्रकार का टैक्स ये भी था। ठीक है, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में भी रखना होता था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि इनकी आजादी पूर्ण रूप से छीन ली गई थी। ठीक है, इनके पास जो भी शासकीय शक्तियां थी वो छीन ली गई, इनसे नजराने की मांग कर दी गई। इसके अलावा अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से कि भाई अंग्रेजों को राजा मान करके उनके अंडर में रह करके अपने समूह को अनुशासन में भी रखना है कि भाई इनका समूह जो है कोई भी अनुशासनहीनता वाला काम ना कर पाए। ठीक है, इसके अलावा पहले उनके पास जो ताकत थी वो अब नहीं रही, वे परंपरागत, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं बाद में एडिट कर दूंगा, तो वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ तो आदिवासियों के जो मुखिया थे उनके जीवन पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी जितनी भी शक्तियां थी, शासकीय शक्तियां थी, वो सारी इनसे छीन ली गई। ठीक है भाई, जो परंपरागत काम किया करते थे उन कामों को करने से लाचार हो गए कि आज यहाँ पर खेती कर रहे हैं, कल वहां पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्थानीय नियम खुद बना रहे हैं तो खुद स्थानीय नियम अब नहीं बना सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम थे जो ये अब कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बंदिश में आ चुके थे। अब हम बात करते हैं घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले जिन काश्तकारों के बारे में डिस्कस किया था, जो झूम खेती किया करते थे, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई घुमंतू काश्तकार जो थे इनका आखिरकार हुआ क्या। तो इनके संबंध में पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी। परेशानी क्यों थी? क्योंकि ये यहां वहां भटकते रहते थे। ठीक है, अच्छा, अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के जो समूह हैं एक जगह पर स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था। जो ये घुमंतू किसान थे, इनसे अंग्रेज मात्र परेशान इसीलिए थे क्योंकि ये इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे थे। भाई घुमंतू किसान आज यहां पर मिल रहे हैं, पता चला एक साल बाद यहां से वहां चले गए। ठीक है, अच्छा, यहां का अधिकारी इनके ऊपर नियंत्रण रखे था, फिर ये यहां से वहां चले गए, इस अधिकारी के नियंत्रण से बाहर हो गए, फिर ये यहां से वहां चले गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जब घूमते रहते थे तो इनके ऊपर नियंत्रण रख पाना आसान नहीं था। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि भाई आप सभी लोग एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करें। ठीक है, तो इनके ऊपर इस नियंत्रण रखा जा सके। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी और नियमित स्रोत चाहते थे। ठीक है, तो अंग्रेज चाहते थे कि भाई उनके शासन की आमदनी भी हो शासन के लिए और एक नियमित स्रोत बन जाए कि भाई हमें यहां से इतना पैसा हर महीने मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप घूमते रहोगे, आप एक स्थान पर रहोगे ही नहीं, ठीक है, तो आपके ऊपर नियंत्रण रखना आसान नहीं होगा और आपसे आमदनी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनसे काफी परेशान थे अंग्रेज। ठीक है, फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने, अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया, जमीन जो थी
ठीक है, जो वन क्षेत्र थे, इसके अलावा जिन जमीनों पर ये लोग खेती किया करते थे, उससे संबंधित कुछ नियमों को लागू कर दिया। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि भाई जो भी घुमंतु किसान है, आज के बाद अब घूम-घूम कर आप खेती नहीं करोगे। जमीन से जुड़े हुए जो नियम थे उनको बदल दिया, ठीक है? जमीन को नापा और नापने के बाद में जितने भी व्यक्ति थे इन जनजाति समूहों में, सभी का हिस्सा तय कर दिया कि भाई आपके हिस्से में इतनी जमीन आ रही, आपके हिस्से में इतनी जमीन आ रही, इस तरह से, ठीक है? उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा और कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार भी घोषित कर दिया, ठीक है? तो देखो जिसे भूस्वामी और पट्टेदार घोषित किया गया उसके पास में ताकत आ गई। अब देखो किसानों के माध्यम से ही इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाने लगा, ठीक है? अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हीं में से कुछ लोगों को चुन लिया जिन्हें भूस्वामी और पट्टेदार के रूप में घोषित स्थापित कर दिया कि भाई आज से आप भूस्वामी हो, आज से आप पट्टेदार हो, ठीक है? और बाकी के लोगों को क्या किया, जमीन बांट-बांट कर दे दी, ठीक है? जमीन देने के बाद में सभी का लगान तय कर दिया। अब भूस्वामी और पट्टेदारों से कहने लगे कि आपको इनके ऊपर नियंत्रण रखना है और याद रखो कि यहां से कहीं जाना पाए और पूर्ण रूप से जैसा चाहते थे वैसे इनको आदेश दिए गए। अब भूस्वामी और पट्टेदार जो थे इन लोगों ने मिलकर के इनके ऊपर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, ठीक है? इन्हीं में से किसी ने किसी एक को निकाल लिया। भाई हर समाज में गद्दार तो होते ही है, ठीक है? तो और गद्दार नहीं भी होंगे तो भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने किया। कुछ लोगों को भूस्वामी और कुछ लोगों को पट्टेदार के रूप में मान्यता दे दी गई, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अच्छा, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की जो कोशिश थी, बहुत कामयाब नहीं रही क्योंकि कुछ समाजों ने तो इस रूप से मतलब रहना स्वीकार कर लिया। कुछ भूस्वामी बन गए, पट्टेदार बन गए, ठीक है? कुछ ने जमीन के ऊपर अपना मालिकाना हक पा लिया, कुछ लगान देने लगे। इस तरह से कुछ तो स्थायी रूप से बस गए, लेकिन सभी लोगों को स्थायी रूप से बसा पाना इनके लिए नामुमकिन था, ठीक है? तो ये नहीं बसा पाए। जहां पानी कम हो, ठीक है, और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अपना नुकसान ही हुआ, ठीक है? अब भाई देखो किसान चाहते थे कि भाई आप एक जगह पर बस करके रहो और हलों के माध्यम से खेती करो जैसे आम किसान करता है, ठीक है? और ये इनको बसाकर चले आते थे। देखो कई बार तो क्या होता था, ये एक जगह पर रुकते ही नहीं थे, ठीक है? और कई बार क्या होता था, ये रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि जो मिट्टी सूखी है, जहां पर क्या है कि पानी की कमी है, वहां पर हल के माध्यम से खेती कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि भाई हल से हम जुताई करेंगे तो उसमें पानी चाहिए है, ठीक है? और हल से गहराई तक जुताई होती थी और ये लोग क्या करते थे झूम खेती करने वाले, ये केवल मिट्टी की ऊपरी परत को खुरेच देते थे और उसके ऊपर बीज बो देते थे, मतलब बीज को छिड़क देते थे और उसी तरह से खेती करते थे बहुत साधारण तरीके से, ठीक है? लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि भाई आप हलों की मदद से बड़े पैमाने पर सही ढंग से नियमित रूप से खेती करो, जो कि करना बहुत ही मतलब मुश्किल था और इससे क्या होता था, जो झूम काश्तकार थे इनका नुकसान हो जाता था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पानी इनको नहीं मिल पाता था। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए, जैसे वो खेती कर रहे हैं उस तरह से करने दी जाए और जैसे अभी तक वो जीते हुए आए हैं यहाँ वहां रह करके और अपने नियमों के हिसाब से उसी तरह से इनको रहने दिया है। इस शर्त पर ये लोग अड़े रहे, इस बात के ऊपर अड़े रहे, ठीक है? इसके बाद में हुआ क्या कि व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी ही पड़ी। भाई अंग्रेज कहां तक लड़ोगे आकर के, ठीक है? तो आखिरकार बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। भाई जंगल, पूरा जंगल नहीं दिया गया, जैसे इनके पास पूरा जंगल था, कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते थे, ठीक है? लेकिन अब क्या किया गया, जंगल का कुछ हिस्सा इनको दे दिया गया जहां पर ये घुमंतू खेती कर सकते थे, ठीक है? इसके अलावा घुमंतू खेती अगर आप देखो तो गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है, आज के टाइम भी हमें देखने को मिलती है। तो प्रश्न अगर आए तो बता देना कि गुजरात के बहुत सारे हिस्सों में आज भी घुमंतू खेती जारी है, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ डिटेल में क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे हमारी टेस्ट सीरीज की क्लास में, बहुत जल्दी हम यहां पर स्टार्ट करने वाले, ठीक है? इस बार जो हम टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे पिछली बार की तरह उसी तरह के प्रश्न नहीं होंगे। इस बार के प्रश्न पिछले बार के प्रश्नों से थोड़े से हार्ड होंगे एंड ट्रिकी क्वेश्चन इस बार हम लेकर के आएंगे, तो वेट कीजिएगा, प्रश्नों को हम अभी बना रहे हैं। अगला कहा जा रहा है आगे वन कानून और उसके प्रभाव। अच्छा, जब अंग्रेज इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, ये घुमंतू खेती करते रहे, ठीक है? अंग्रेजों के लिए जब इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वन कानून लेकर के आ गए। अच्छा, वन कानून क्या थे और इनका क्या प्रभाव हुआ, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। भाई हर आदिवासी का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आदिवासियों का जो जीवन था उस टाइम पर जंगलों से जुड़ा हुआ था, बिना जंगल के इनका जीवन मतलब ना के बराबर था। अतः वन कानूनों के में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। जैसे जैसे वन कानूनों में बदलाव
बदलाव आए तो उससे आदिवासियों के जीवन पर भी हमें भारी असर देखने को मिला। ठीक है, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूरे भारत में जितने भी जंगल थे, जहां जहां पर इनकी सत्ता थी, उस पूरे इलाके में इन्होंने क्या किया, जितने भी जंगल थे उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अर्थात जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया कि अब जंगल जो हैं वो मुक्त नहीं है, वो राज्य की संपत्ति होंगे। ठीक है, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे जंगल जहां से इनको अच्छी किस्म की लकड़ी मिल सकती थी, इमारती लकड़ी, आप देखोगे जो अंग्रेजों ने बिल्डिंग वगैरह बनाई थी वहां पर इमारती लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग इन्होंने किया था। बहुत ही मजबूत लकड़ी का प्रयोग करते थे, चुन चुन करके लाते थे, वह इन्हें सुरक्षा का बहुत भय रहता था। और आप देखोगे अंग्रेजों ने जितने भी काम हमारे देश में उस टाइम पर किए, जितने स्टेशन बनाए, जितनी बिल्डिंगें बनाई, जितने पुल बनाए, वो सभी मजबूत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी किस्म के बनाए, क्योंकि इनको सुरक्षा का भय हमेशा लगा रहता था। ठीक है, कि भाई कहीं कोई आकर के उपद्रवकारी हमें मार ना दे, तो ये बहुत मजबूत बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे वन जहां से इनको इमारती लकड़ी मिलती थी, इन्होंने उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने या फिर पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। अब भाई यहां पर अगर इस वन कानून से देखोगे तो जितने भी आदिवासी समाज थे वो सभी प्रभावित हुए। क्योंकि देखो, अगर हम शिकारी और संग्राहक जनजातियों के बारे में बात करें, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो वो पशुओं का शिकार करके भी अपना जीवन जीते थे। इसके अलावा जंगल से जो भी इनको उत्पाद मिलते थे, जैसे कि फल, जड़, फूल, तो इनसे ही अपना गुजारा किया करते थे। अब भाई अंग्रेजों ने कह दिया कि राज्य की संपत्ति होंगे जंगल, और राज्य में आप ना तो पशुओं का शिकार कर सकते हो, ठीक है, मतलब जंगल में, और ना ही आप फल इकट्ठा कर सकते हो, ना ही झूम खेती कर सकते हो, ठीक है, और ना ही स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। तो जितने भी आदिवासी समाज थे उन सभी के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऐसी सूरत में बहुत से झूम काश्तकार को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। यानी कि जंगलों से ये बाहर हो गए, और जंगल से बाहर निकलने के बाद इनको दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, किसकी तलाश में, काम और रोजगार की तलाश में, क्योंकि जीवन जीने के लिए काम तो चाहिए, कोई ना कोई काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मजबूर, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा क्या करता है, मतलब मजबूरी में कोई ना कोई, मतलब आप देखोगे कि कंपनी के साथ में जुड़ता है, किसी न किसी फैक्ट्री में जाकर काम करता है, कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, ताकि अपने पेट का गुजारा कर सके। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो जंगल के उत्पादों पर जिया करते थे उनको मजबूरन जंगल से निकलना पड़ा, और जंगल से निकल करके अन्य क्षेत्रों में बसना पड़ा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, आइए एक करके डिस्कस करते हैं। आगे कहा जा रहा है, जैसे ही जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी कि अब आदिवासी जंगल के भीतर नहीं रह सकते, उनके सामने एक नई समस्या पैदा हो गई। ठीक है, कि रेलवे स्लीपर, जो रेलवे लाइन आप देखते हो, पटरियां बिछी होती, पटरियां के नीचे पहले लकड़ी के तख्ते पड़े होते थे, आजकल सीमेंटेड स्लीपर पड़े होते हैं। ठीक है, तख्ते सीमेंटेड डाले जाते हैं, लेकिन पहले लकड़ियों के डाले जाते थे। जो बड़े बड़े स्टेशन है, ठीक है, पुराने बहुत स्टेशन है जहाँ की मरम्मत अभी हाल ही में नहीं हुई है, वहां पर अगर आप देखोगे तो लकड़ी के वो नीचे आपको देखने को मिलेंगे, बीम टाइप के पड़े होते थे। ठीक है, बहुत ही लकड़ी के मोटे मोटे लकड़ी के डंडे टाइप के होते थे, जिन्हें रेलवे स्लीपर्स कहा जाता था। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने क्या किया, जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, तो इनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई कि रेलवे स्लीपर्स, ठीक है, लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर पटरियां बिछाई जाती थी, इनके लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए, क्योंकि भाई ये आदिवासी ही लोग थे जिनके पास में इतनी ताकत थी कि भाई पेड़ों को काट करके लाएं और यहां पर डाल करके रेलवे की लाइनों को बिछवाई जाए। ठीक है, ये आदिवासियों के पास ही ताकत थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्ति से, मतलब शरीर से शक्तिशाली हुआ करते थे, और जंगल में रहते थे, जंगल की हर लकड़ी से ये परिचित भी थे। ठीक है, तो यही ये काम किया करते थे। अच्छा, जब अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि आप जंगल में नहीं रह सकते, तो ये जंगल से बाहर हो गए और इन्होंने अंग्रेजों के लिए काम करना भी बंद कर दिया। आखिरकार हुआ क्या आगे, आइए देखते हैं। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। ठीक है, जब ये समस्या सामने आई तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने, अर्थात अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, इसका भी एक हल ढूंढा। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, मतलब पूरा जंगल नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितने बीच में खेती कर सके, ठीक है, जितने बीच में रह सके, उतने छोटे छोटे टुकड़े इनको दिए जाएंगे, और वहां खेती करने की भी छूट होगी। ठीक है, बशर्ते, लेकिन एक शर्त रख दी कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी।
ठीक है। वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, अर्थात जंगल से पेड़ों को काटना होगा, ला करके जो रेलवे लाइन के स्लीपर्स बिछाए जा रहे थे वहां पर डालनी होगी और जैसा काम चाहेंगे वो करना होगा। ठीक है, ये एक शर्त रख दी। और जंगलों की देखभाल करनी होगी कि भाई जंगल में पेड़ लगाना होगा, जंगलों की देखभाल आपको करनी होगी। तो इस तरह की शर्तों को रख दिया। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। तो इन्हीं को वन गांव कहा जाता है। ठीक है, बनगांव पर अगर प्रश्न आए तो इन्हीं को बनगांव कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस तरह से बनगांव को बसाया था। ठीक है, अगर बनगांव के ऊपर लिखने के लिए आए तो आप इस पूरी की पूरी इसे और मतलब यहां तक की पूरी कहानी को लिख सकते हो। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देना, यहां से और यहां तक के बीच में। ठीक है, शॉर्ट में निकाल करके रख देना कि जब अंग्रेजों ने वनों से संबंधित वन कानून को लाए थे तो उससे जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज वन से बाहर कर दिया था, जिस वजह से अंग्रेजों के सामने एक नई समस्या आ गई। समस्या बताना एंड इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इस समस्या का हल ढूंढ निकाला और मतलब पूरी की बात लिखना कि भाई जो फिर उन्होंने बनगांव बसाए और बनगांव में रहने वाले लोगों को काम कर मतलब सस्ते श्रम पर काम करने के लिए बात कही। ठीक है, तो पूरी जो जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पूरा लिख देना। इस पर प्रश्न आ जाते हैं बनगांव पर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। देखो, सभी लोग एक समान नहीं होते, ना ही सभी समाज में रहने वाले लोग एक समान होते हैं। तो बहुत सारे आदिवासी लोग ऐसे थे जिन्होंने जो आसानी से जंगल से बाहर हो गए, उनको भाई मरना नहीं था क्योंकि अंग्रेज मार देते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने मतलब वन कानून लेकर के आए और मतलब एक अलर्ट जारी कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वन से बाहर हो गए और मतलब अपनी रोजगार की तलाश में उधर-उधर जाने लगे। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। ठीक है, तो बहुत सारे आदिवासी समूह ऐसे भी थे जिन्होंने इस कानून का बड़े पैमाने पर विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। अर्थात बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं ढीठ लोग। ठीक है, ढीठ लोग कहते हैं कि भाई तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे आदिवासी समूह ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का इस नियम का विरोध किया। विरोध करने के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपको जो नियम बनाना है बनाओ, हम जंगल की संतान हैं, जंगल में ही रहेंगे और जंगल के अपने जो नियम कानून हैं उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, आपके कानूनों को हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये कुछ आदिवासी समूहों ने कह दिया और बड़े पैमाने पर विरोध भी किया। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में एक हमें आंदोलन देखने को मिलता है। 1906 में सोंगग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 में, ठीक है, 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह इसी तरह का एक विद्रोह था। क्या वन सत्याग्रह, और दूसरा मिलता है हमको सोंग्राम संगमा का असम में एक विद्रोह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो मतलब विद्रोह में देखने को मिलते हैं कि भाई आदिवासियों ने इस कानून का विरोध भी किया था और बड़े पैमाने पर विरोध किया था। भाई आप जिससे उसका घर छीनोगे वो विरोध तो करेगा ही करेगा, वो आसानी से शांति से थोड़ी ना बैठ जाएगा। आप कोई आकर के एक नया कानून बना दे और आपसे कहे कि आज के बाद आपका घर आपका नहीं हमारा है, तो आप क्या करोगे? उसी तरह से यहाँ पर आदिवासियों ने भी किया। ठीक है, लेकिन जो आदिवासी यहाँ से बाहर जिनको निकाल दिया गया, भाई अंग्रेज भी ताकतवर थे। ठीक है, तो विरोध को उन्होंने दबाने का भी प्रयास किया। बहुत सारे आदिवासी इसके चलते जंगलों से बाहर कर दिए गए। तो जो आदिवासी बाहर किए गए उनके साथ में क्या हुआ, तो वो काम की तलाश में इधर उधर गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो देखो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। अर्थात जो घर से दूर चले गए उनकी दशा हालत बहुत खराब हो गई। जो जंगल में रहे उनकी दशा तो मतलब ठीक रही, लेकिन जो जंगल से बाहर हो गए उनकी हालत खराब हो। कैसे, तो 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे थे, चाय की खेती करवाई जाने लगी थी। ठीक है, इसके अलावा खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। इससे पहले खनन उद्योग कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी तक आते आते खनन उद्योग जो था, जैसे कि कोयले की खदान में खुदाई करना है और भी कई सारे खनन हुआ करते थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। ठीक है, इसके अलावा असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठीक है, क्या हुआ कि भाई झारखंड में कोयला की खदानें थी और असम में चाय के बागान थे। ठीक है, यहां पर काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की आवश्यकता थी। तो इन्हीं मतलब जो आदिवासी समाज थे, इन्हीं आदिवासी समाजों के लोगों को इसमें भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी कि ठेकेदारों के माध्यम से ठेकेदार इन आदिवासी समाज के लोगों को लेकर के जाते थे। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो कुछ ठेकेदार दुबई हमारे यहाँ के लोगों को लेकर के जाते हैं। ठीक है, विदेशों में लेकर के जाते हैं काम करवाने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि हम आपको विदेश ले चलेंगे, वहां पर पैसा कमाना, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और आज भी आप देखो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर ठेकेदारों के माध्यम से ही लेबरों को रखा जाता है। ठीक है,
तो इसी तरह से पहले आदिवासियों के मतलब बहुत बड़े लोगों को मतलब हाँ कह सकते हैं आदिवासी लोगों को ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किया गया। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। मतलब जो आदिवासी एक बार इनके चंगुल में फंस गया, जो इनके पास चला गया कि भाई अब हम आपके पास आ गए, हमें नौकरी दे दो, ठीक है, या फिर जिन आदिवासियों को जैसे आपने देखा केजीएफ मूवी में देखा कि भाई जिन लोगों को एक बार उस बिल्डिंग के उस गेट के अंदर प्रवेश ले लिया जिस व्यक्ति ने, जिसको अंदर कर दिया गया, वो फिर जीवन में कभी बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, केजीएफ मूवी में आपने देखा पार्ट 1 में, ठीक है। तो वही चीज बिल्कुल यहां पर भी थी। ठीक है, वही चीज बिल्कुल यहां पर भी थी। जैसे कि कोई आदिवासी अगर एक बार ठेकेदार के चंगुल में फंस गया तो ना तो वो नौकरी छेड़कर वहां से जा सकता है वापस, ठीक है, और उसे जीवन भर वहां पर रहकर के काम करना होगा। ठीक है, इस तरह से था और इनको वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि 1920 के दशक में बिहार का झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। तो देखो 1920 का यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। 1920 के डेटे में बताया जा रहा है कि बिहार का झरिया और रानीगंज कोयला खदान थी बिहार में, ठीक है, दो ये। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग काम करने के लिए आते थे उनमें से 50% आदिवासी समाज के लोग थे। कितने? 50% आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि ये खतरनाक भी था। देखो खदान के अंदर जाकर के काम करना, जैसा आप देखते हो केजीएफ मूवी में आपने देखा, वो तो सोने की माइंस थी, ठीक है, जैसे वो माइंस थी वो तो सोने की माइंस थी जिसके अंदर जाकर काम करना, ये कोयले की माइंस होती हैं, ठीक है। तो कोयले की माइन में जाकर काम कर पाना बहुत कठिन होता था, ठीक है। एक तो वहां की गैसें, ठीक है, और दम घोटू वहां पर क्या है कि धूल भी उड़ती रहती है, ठीक है, तो इससे यहाँ पर काम करना बहुत खतरनाक था और वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रहकर के जान भी चली जाती थी। 1920 में देश को कोयला खदानों में हर साल 1920 के दशक में यानी कि 1920 के मतलब हम कह सकते हैं लगभग 10 सालों के अंदर इस टाइम पे क्या हुआ था, कोयला खदानों में हर साल लगभग 2000 से ज्यादा मजदूर मर जाते थे। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों की यहाँ पर मौत भी होती थी। लगभग हर साल कह सकते हैं कि भाई 2000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत भी हो जाती थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो लोग दो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये बिहार के कोयला खनिक है, ठीक है। 1948 की फोटो ये दी गई है। 1948 में बिहार में कोयला की खदानों में काम करने वाले आदिवासी समाज के दो व्यक्ति हैं। तो इस तरह के व्यक्ति थे। आदिवासी होने का अर्थ ये मत निकाल लेना कि भाई बहुत अलग व्यक्ति होगा, कोई उसके मतलब अलग तरीके के पूरा चेहरा होगा, मोहरा होगा, ऐसा नहीं। हम आप लोगों की तरह ही थे, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये दो व्यक्ति वही है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब हम देखते हैं नजदीक से एक नजर। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर सारांश दिया गया, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बिरसा मुंडा की कहानी दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, ठीक है, और नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बगावत की। कहा जा रहा है 19वीं और 20वीं सदी के दौरान, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 19वीं सदी यानी कि 1800 से 1900 के बीच में, और 20वीं सदी अर्थात 1900 से 2000 के बीच की बात की जाए, सन 2000 के बीच की बात की जा रही है। तो देखो 20वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, और 19वीं सदी के अंत के टाइम पर जब इनके ऊपर जैसे जैसे पाबंदियां लगाई जाने लगी, इनके व्यवहार पर पाबंदी की, आप जैसे चाहो वैसे नहीं रह सकते, जंगलों की तरह, जंगली की तरह नहीं रह सकते। इसके अलावा जो कानून बदलते जा रहे थे, ठीक है, व्यापारी और महाजन लोग जैसे इनका शोषण कर रहे थे, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, ठीक है, तो इन सभी के खिलाफ इन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी और कई सारी बगावतें की। जैसे कि 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने बगावत की थी, विद्रोह किया था। 1855 में हमें एग्जांपल मिलता है, संथालों ने बगावत की थी, ठीक है। मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह हुआ था 1910 में, ठीक है। इसके अलावा 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था और विरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। अच्छा, विरसा मुंडा की कहानी यहाँ पर दी गई है। विरसा ने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, ठीक है। तो विरसा का आंदोलन देखो मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये इनके समाज को सुधारने का आंदोलन था, जो कि आज के इस चैप्टर में हमें अब डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन आंदोलनों को थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल इन टॉपिक पर प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है, ठीक है। और एंड हाँ, अगर आप चाहें तो इसके नोट्स भी हमसे परचेस कर सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और नोट्स को अगर आप चाहें तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमको पॉइंट मिलता है बिरसा मुंडा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिरसा मुंडा की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। ठीक है, 1870 के दशक के मध्य में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1865 के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता एक गरीब थे। विरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते और बांसुरी बजाते हुए स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते हुए बीता था। यानी कि जैसे हम आप सभी लोगों का एक गरीब परिवार की बच्ची का जैसे बचपन बीतता है कि भाई जैसे गांव में आप जाकर कभी देखना तो बच्चे भेड़ बकरियां चराते रहते हैं। ठीक है, जो डंडा मिल जाए उसे लड़ाई लड़ते हैं, खेलते रहते हैं, दिन भर खेत में निकल जाएंगे खेलेंगे। तो उसी तरह से इनका भी जीवन एक आम नागरिक की तरह बीता। ठीक है, उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। अच्छा, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि बोहोंडा कहां पर है ये। ठीक है, लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानी सुन ली थी। ठीक है, बचपन में क्या होता है जैसे कि हम आप सभी लोग अपने दादी बाबा के पास में बैठते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर तो कोई नहीं बैठता है, बट मैं बैठता था। ठीक है, जब मैं 8-9 साल का था तब मैं बता रहा हूँ कि भाई अपने दादी बाबा के पास में बैठता था। 7 साल 8 साल, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते थे, टीवी इतनी थी नहीं, तो कहानियां हमारे दादी बाबा ही सुनाया करते थे। तो इसी तरह से शाम के टाइम पर या फिर किसी भी टाइम पर देखिए जैसे कि हम लोग बैठते थे, उसी तरह से इन लोगों ने भी अपने बड़ों से, जो विरसा थे तो विरसा ने अपने बड़ों से मुंडा विद्रोहों की कहानियों को बचपन में ही सुन लिया था। ठीक है, उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों जो मुखिया हुआ करते थे इनको विद्रोह का आह्वान करते हुए भी देखा था। देखो क्या है कि बच्चा जिस चीज को देख करके बड़ा होता है उसका जो मतलब कह सकते हैं कि भाई व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो विरसा का जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका आम नागरिक की तरह जीवन बीता। ठीक है, और जब ये बड़े हो रहे थे तो मुंडा विद्रोह की इन्होंने बड़े पैमाने पर कहानियां सुनी थी। अच्छा, अगर इन्होंने कहानियां सुनी होती टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कि भाई इंटरनेट की दुनिया है, मोबाइल है, आईफोन है, लैपटॉप है, उसमें कैसे ठीक करना चाहिए, तो इनका जीवन, इनका इंटरेस्ट इसी में होता है। लेकिन चूंकि इन्होंने कहानियां सुनी थी मुंडा विद्रोहों से जुड़ी हुई, तो इनको भी विद्रोह करने का मन किया। क्या हुआ आगे देखते हैं। तो उन्होंने कई बार समुदाय के जो सरदार हुआ करते थे जिन्हें मुखिया कहा जाता था, तो इनको विद्रोह का आह्वान करते हुए भी देखा था। ठीक है, कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी करना है, हमारे महाजनों के खिलाफ विद्रोह करना है। तो बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आ जाते। देखो स्वर्ण युग की जो यहाँ पर बात की गई है, स्वर्ण युग उसे कहा गया है इस चैप्टर में। जिस टाइम पर देखो इन आदिवासियों के जीवन के ऊपर दीकू का अर्थ होता है, जो दीकुओं शब्द का इस्तेमाल किया गया, दीकुओं का अर्थ यहाँ पर है बाहरी ताकत। ठीक है, बाहरी लोग जैसे कि जो व्यापारी और महाजन लोग थे। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज लोग थे। तो इन सभी के उत्पीड़न से मुक्त समाज जो था उसे ये स्वर्ण युग की बात कर रहे। ठीक है, विरसा के जो समुदाय थे ये ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा मुंडा लोग जो थे अर्थात इनका समाज जो था दीकुओं अर्थात जो बाहरी लोग थे, बाहरी ताकत थी, जैसे कि हम बात करते हैं भाई महाजन हो गए, व्यापारी हैं, इसके अलावा अंग्रेज सरकार है, अधिकारी अंग्रेजों के, तो इन सभी के उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे। ठीक है, सरदार खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। भाई सरदार तो मूल निवासियों का वंशज होता ही है। ठीक है, तो मूल निवासी मूल निवासी कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले आकर के उस जमीन पर अपनी जमीन को साफ किया और रहना शुरू किया। ठीक है, उसे मूल निवासी कहते हैं। तो सरदार जो थे इस पूरे के पूरे कुल के, वो इन मूल निवासियों को अपना वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई अर्थात मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। भाई आज जिस जमीन पर आपके पूर्वज रहे हो, ठीक है, आपका जिसके ऊपर पुश्तैनी अधिकार हो, आप उस जमीन को ऐसे छोड़कर तो जाओगे नहीं। तो इसी तरह से यहाँ के जो सरकार सरदार थे वो अपनी जमीन, ठीक है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, उनका कहना था कि भाई ये हमारी अपनी जमीन है और यहाँ के जो मूल निवासी थे हम उनके वंशज हैं। ठीक है, हम बहुत लंबे टाइम से कई पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते हुए आए हैं। आप एक कानून अगर बना दोगे तो उस कानून के बनने से हम अपनी जमीन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना था और अपनी जमीन की लड़ाई अर्थात अपनी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। अब जैसे कि अगर कोई आ जाए, ठीक है, और एक कानून बना दे कि आज से पूरे के पूरे भारत के ऊपर किसी जो व्यक्ति आए वो कहे कि हमारा अधिकार है और आप भारत छोड़कर चले जाओ, तो क्या आप चले जाओगे? इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ, जैसे कि आप कहोगे कि भाई हमारी पूर्वज हमारे भारत देश में रहे, हमारा इसके ऊपर कब से अधिकार है। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने भी कहा। ठीक है, वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपने साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, तो अंग्रेजों से मुक्त होना है, दीकुओं से मुक्त होना है और अपना साम्राज्य पाना है, इसका याद दिलाते रहते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि विरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। ठीक है, जो विरसा था, विरसा नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, ये स्थानीय जो मिशनरी स्कूल हुआ करते थे वहां पर जाकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, तो स्थानीय मिशनरी स्कूल ईसाइयों के द्वारा चलाए जाते थे, याद रखना। ठीक है, तो इस मिशनरी स्कूलों में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों
के उपदेश सुनने को मिलते थे। ईसाई शिक्षक हुआ करते थे जो उपदेश दिया करते थे। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए। मतलब इन्होंने क्या कहा, मतलब स्कूल खोला शिक्षा देने के लिए, लेकिन यह क्या करने लगे, यहाँ पर कन्वर्जन का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि भाई आप जो अपनी जनजातीय संस्कृति को मान रहे हो ना, उसे भूल जाओ, आप ईसाई बन जाओ और आपका जो साम्राज्य है वो स्वर्ग में बदल जाएगा और आप मतलब अपने जितने भी आपके अधिकार आप छोड़ चुके हो सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके खो चुके हैं, बस आप ईसाई बन जाओ। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि भाई आप अपने स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ अपने खोए हुए अधिकारों को भी पा सकते हो अगर आप अच्छे ईसाई बन जाओ, ठीक है, अगर अच्छे नागरिक बन जाओ ये कहते तो मतलब मान सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात, लेकिन उन्होंने कहा अगर अच्छे ईसाई बन जाए आप तो आप ही पा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी कही जैसे कि अपनी खराब आदतों को छोड़ दे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक से के साथ भी कुछ समय बिताया। देखो वैष्णव धर्म के जो प्रचारक थे, वैष्णव धर्म का अर्थ होता है भगवान विष्णु की जो पूजा करने वाले लोग थे, ठीक है, जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे उन्हें वैष्णव धर्म के लोग माना जाता था, ठीक है, जो अपने भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, केवल उन्हीं की पूजा करते थे, ठीक है, तो उन्हें वैष्णव धर्म के लोग माना जाता था। तो देखो विरसा ने क्या किया, सबसे पहले तो मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे, वहां पर इन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षाएं प्राप्त की जहां पर ये कहा गया कि आप अगर ईसाई बन जाते तो आपको मतलब आपका जो साम्राज्य वो स्वर्ग का साम्राज्य बन जाएगा और आप अपने अधिकार पा लोगे, ठीक है। फिर ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक थे जिनके साथ में काफी समय बिताया, उन्होंने जनेऊ धारण किया और अशुद्धता व दया पर जोर देने लगे, ठीक है, किन्होंने, बिरसा ने, ठीक है, तो बिरसा ने यहाँ पर क्या किया, जनेऊ धारण कर लिया, ठीक है। जनेऊ की अगर हम बात करें तो आमतौर पर ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करने की बात कही जाती थी और आज के टाइम पे पर भी अगर आप देखो तो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से विरसा ने भी क्या किया, जनेऊ धारण कर लिया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे कि भाई हमें शुद्ध तरीके से रहना है, ठीक है, और इसके अलावा दया भाव रखना है जीवों के प्रति, लोगों के प्रति, ठीक है, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, ठीक है, इसके अलावा सभी लोगों के प्रति दया भावना रखनी है। तो ये बात अच्छी है भाई, ठीक है, इन दोनों में मतलब कोई बात खराब नहीं कि आपको शुद्धता रखनी है और दया भावना रखनी है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अपनी किशोरावस्था में विरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे, जैसे कि विरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। देखो मैं आपको एक यहाँ पर बहुत ही गहन बात बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूँ। देखो आपको जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बुरा चाहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, जितने भी लोग आपको मिले आपके जीवन में जो भी मिले, ठीक है, देखो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं कुछ बुरे गुण होते हैं, आप हर व्यक्ति के अच्छे गुणों को अपनाओ, ठीक है, और बुरे गुणों को छोड़ दो। जैसे कि यहां पर हम बात करें विरसा ने क्या किया, ईसाइयों ने कहा कि आप खराब आदतों को छोड़ दो, ठीक है, और अच्छे ईसाई बन जाओ। तो उन्होंने कहा ईसाई बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो अच्छी बात बताई हम खराब आदतें छोड़ देंगे, ठीक है। तो उन्होंने अच्छी बातों को अपर ग्रहण कर लिया और जो इनको बात अपने इनके समझ में नहीं आई, जो इनके सिद्धांतों के हिसाब से गलत थी, ठीक है, जो इनको बदलने का प्रयास कर रही थी, इनके समाज की संस्कृति के विरुद्ध थी बात, उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के धर्म हमारे आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे मिल जाएंगे। हमें करना क्या है कि सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छी अच्छी बातें, उन्हें स्वीकार करो, ठीक है। अगर आप उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हो तो आप निश्चित ही आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। इस्लाम में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सनातन धर्म में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, जैसे कि छुआछूत है सनातन धर्म में बहुत खराब चीज है, ठीक है। इस्लाम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत अच्छी हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्य टॉपिक से हम भटक रहे हैं, ठीक है, भटकना नहीं है, टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो विरसा ने यहाँ पर क्या किया, जैसे जैसे ये आगे बढ़े, ठीक है, बड़े हुए, तो इनके जो मतलब जिन लोगों के संपर्क में ये आए, ठीक है, उनके विचार इनको मिले, ठीक है, उनसे काफी प्रभावित हुए और जो विरसा का आंदोलन रहा था आगे चलकर के इन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था वो अपने समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया, अर्थात अपने समाज के लोगों से आह्वान किया कि आप शराब पीना छोड़ दो, सबसे पहला। दूसरा, गांव को साफ रखो, जैसा कि इन्होंने देखो जो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे उनके संपर्क में आने के बाद क्या सीखा कि शुद्धता और दया का पालन करो, ठीक है। तो और इसके अलावा ईसाइयों से क्या सीखा कि खराब आदतें छोड़ दो, तो शराब पीना एक खराब आदत है, इन्होंने सबसे पहला कहा कि शराब पीना छोड़ दो। दूसरा, शुद्धता, तो इन्होंने कहा कि भाई गांव को साफ रखो, ठीक है। तीसरा, दया भावना रखो, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई डायन और जादू टोने में विश्वास ना करें, ठीक है। डायन के काफी सारे मतलब ऐसे खेल खेले जाते थे, उस समय विश्वास होता था और जादू टोने का विश्वास होता था, तो इन्होंने कहा कि भाई इन सभी चीजों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दो, ठीक है।
इसके बाद विरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। ठीक है, जो मिशनरी हुआ करते थे, जो इनको इनके धर्म को बदलने का प्रयास करते थे, ठीक है, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आते थे, तो इनका लगातार विरोध किया। इसके अलावा जो हिंदू जमींदार थे, ठीक है, वो भी इनके ऊपर काफी प्रताड़ना डालते थे, ठीक है, तो उनका भी लगातार विरोध किया। वो वह उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। भाई हर किसी की अपनी स्पेशल संस्कृति होती है, ठीक है, जैसे कि मुंडाओं की संस्कृति थी, तो चाहे मिशनरी हो या फिर हिंदू जमींदार हो, ये सभी लोग क्या करते थे, इनकी जो जीवन शैली थी इसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी लोगों का विरोध किया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि स्वर्ग युग सतयुग की चर्चा। अच्छा, जिन्होंने इन्होंने जिस स्वर्ग युग की यहाँ पर बात की है, ठीक है, स्वर्ण युग की जो बात करें, तो एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार स्वर्ण युग था क्या, किस स्वर्ण युग की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो 1895 में अर्थात 1895 में विरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। अर्थात जैसा उनका अतीत पहले था, जिस पर वो गर्व किया करते थे, उसी अतीत को उन्हें पुनः जीवित करना है, पुनः पाना है, बिल्कुल उसी तरह से रहना है। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग अर्थात सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जिया करते थे। अर्थात जो इनका समाज था, उनका पूरे के पूरे समाज में जितने भी लोग हुआ करते थे, उनका जीवन बहुत बेहतर था। जिसमें बताया जा रहा है कि लोग तटबंध बनाते थे अर्थात नदी के किनारे, मतलब नदी पर तटबंध बना करके पानी को इकट्ठा किया करते। ठीक है, इसके अलावा कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। ठीक है, जो कुदरती झरने थे, उनसे जो पानी गिरता था उसको अपने नियंत्रण में ले लेते थे। इसके अलावा पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती किया करते थे। ठीक है, और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाया करते थे। अर्थात जो इनके संबंधी हुआ करते थे, उनके साथ में लड़ाइयां नहीं करते थे, आपस में झगड़ते नहीं थे। बिरादरों का अर्थ होता है मतलब इन्हीं के जैसे लोग जो थे, ठीक है, बिरादरों, ठीक है, तो इन्हीं के जैसे जो लोग हुआ करते थे, उनका खून नहीं बहाया करते थे, अर्थात लड़ाई नहीं लड़ते थे। वे ईमानदारी से जीते थे, अर्थात बेईमान नहीं थे। ठीक है, और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक करके रहें और अपने खेतों पर काम करें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम स्वर्ण युग की बात करें, तो आज जो बिरसा ने सपना देखा था स्वर्ण युग की, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा स्वर्ण युग हो। ठीक है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन आज के टाइम पर इस स्वर्ण युग की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन कौन सी बात की गई, सबसे पहली बात की गई है कि भाई यहां पर आपको ईमानदारी से रहना है, यही कोई नहीं कर पाएगा। यहीं पर आकर के सारी की सारी चर्चा समाप्त। ईमानदार लोग तो आपको कहीं 1-2 लाख में एक मिल जाएगा, वरना ईमानदार तो व्यक्ति खुद के प्रति कोई नहीं है। ठीक है, आप अपने आप से सच बोलने से डरते हो। ठीक है, अधिकतर लोग हैं, देखो ईमानदारी व्यक्ति खुद के साथ नहीं कर पाता, दूसरे का साथ क्या करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वर्ण युग की बात यहीं पर समाप्त हो जाती। ठीक है, लेकिन बिरसा ने लोगों से आह्वान किया और इस बात की यहाँ पर लोगों से कहा कि भाई आप लोगों को ऐसा करना होगा, तभी हम अपने गौरवपूर्ण अतीत को प्राप्त कर सकते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों को विरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। ठीक है, अच्छा, परेशानी क्यों थी, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर विरसा समाज सुधर जाता। ठीक है, ये अगर देखो यहाँ पर इन सभी चीजों को अपना लेते, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनका समाज ताकतवर हो जाता। ठीक है, तो अंग्रेजों को विरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से काफी ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार, इनको बाहर निकाल कर विरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। देखो यहाँ पर कितनी बात की गई है। अगर इस पूरे टॉपिक को आपने डिटेल में समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि भाई इतिहास से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। इन्होंने इसमें क्या आह्वान किया, ठीक है, और इससे पहले क्या आह्वान किया, इन्होंने इससे पहले वाले पॉइंट में आह्वान किया था कि भाई आपको शराब पीना छोड़ देना है, अर्थात बुरी आदतें छोड़ दो। ठीक है, गांव को साफ रखो, अर्थात कोई बीमारी नहीं आने देनी है। तीसरी बात, डायन और जादू टोने में विश्वास ना करो। ठीक है, अर्थात जितनी भी बुरी आदतें थी उन सभी को छोड़ दो। अगर आप व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ देगा, ठीक है, तो व्यक्ति अपने आप ताकत अर्जित करने लगेगा। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हमें अपने स्वर्ण युग को पुनः प्राप्त करना है। ठीक है, उस स्वर्ण को पुनः जीवित करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई अपने जो पड़ोसी होते हैं, फिर जो अपने बिरादरी के लोग हैं और जो अपने रिश्तेदार, इनका खून बहाना बंद कर दो। ठीक है, इसके साथ ईमानदार बनकर के रहो। ठीक है, अगर ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते तो भाई जितने भी इनके विरोधी थे उन सभी को हरा पाना बहुत ही आसान हो जाता। तो अंग्रेजों को लगता था कि अगर इनका जो आंदोलन चल रहा है ये सफल हुआ तो इसका जो राजनीतिक अर्थ निकलेगा वो इनके काफी विरोध में होगा। ठीक है, तो इससे अंग्रेजों को काफी परेशानी हो सकती थी, क्योंकि जो ये आंदोलन था सबसे पहले मिशनरियों के विरुद्ध था।
क्योंकि मिशनरी जो थे ये इन मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, ये इन सभी को ईसाई बनाना चाहते थे। दूसरा, महाजनों के विरुद्ध था, क्योंकि महाजन इनको पैसा देते थे कर्ज के रूप में, ठीक है, और उस कर्ज के ऊपर ब्याज बहुत ज्यादा लगाते थे, जिससे कि ये सभी एक तो मतलब ब्याज में दब जाते थे, कर्ज में दब जाते थे, ठीक है, ऊपर से मतलब गुलाम बन करके रहते थे। जब चाहते थे महाजन लोग इनसे काम करवाते थे, सस्ते दाम पर चीजों को खरीद ले आते थे। तीसरा, जो हिंदू भूस्वामी थे इनसे भी काफी प्रॉब्लम थी, और इन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी सरकार से, क्योंकि सरकार इनके इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो अंग्रेज थे ये बिरसा के इस आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत परेशान थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा होता है, इनका राजनीतिक उद्देश्य सफल होता है, तो इन सभी लोगों को, चाहे मिशनरी हो, महाजन हो, हिंदू भूस्वामी हो या फिर सरकार हो, इन सभी को बाहर निकाल करके मुंडा राज स्थापित ये कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर मतलब किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसके यूथ को सुधर कर चलना होगा, ठीक है। किसी भी देश की आगे ग्रोथ होगी या नहीं होगी, अगर आपको ये पता लगाना है तो उस देश के यूथ को पहचानो, ठीक है। उस देश के जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को देखो, जो उस देश के बच्चे हैं उनके क्रियाकलापों को देखो कि वो किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। आज के टाइम का युवा पबजी खेलने से मतलब अगर आप देखो तो बाज नहीं आ रहा, आपको हर गली में एक ना एक पबजी वाला मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखो, हाँ बहुत अच्छा, आज के टाइम पर यूट्यूब पर शॉर्ट्स वाला जो ये मतलब कीड़ा आया है ना, मैं कहता हूं कि शॉर्ट से बड़ी बीमारी कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक शॉर्ट वाली बीमारी और दूसरी रील वाली बीमारी। आपको किसी भी दुकान पर आप चले जाओ, एक ना एक व्यक्ति ऐसा बैठा जरूर मिल जाएगा जो शॉर्ट देख रहा होगा, या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा होगा, या कोई ना कोई मूवी देख रहा होगा बैठा बैठा। तो ये बहुत बुरी बात है कि भाई अपना समय आप इतनी बड़े पैमाने पर व्यर्थ कर रहे हो, लेकिन इसमें इतना मजा आता है कि लोग हटते नहीं, एक देखने के लिए जाते हैं, क्या पता चला कि 100-150 शॉर्ट्स देखकर के आ जाए। आप भी अपनी हिस्ट्री चेक कीजिएगा, जब भी आप शॉर्ट्स देखने बैठोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अधिकतर ऐसा होगा कि आप कम से कम 100 शॉर्ट्स देख करके हटोगे, अगर आपके पास में टाइम फ्री है तो, ठीक है। तो वही यहां पर है कि अगर यहां पर मुंडाओं ने अपने समाज को सुधार लिया और सुधार लेंगे तो मुंडा राज स्थापित हो जाएगा, और इस बात से अंग्रेज बहुत परेशान थे। ये आंदोलन उन्हें इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानते थे। इन्हीं ताकतों अर्थात मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और साथ साथ सरकार, इन्हीं चार लोगों को, इन चार ताकतों को, जो ये मुंडा थे, ये सभी लोग मुंडा क्या करते थे, इन्हीं ताकतों को अपनी सभी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानते थे, क्योंकि भाई सरकार चाहती थी कि आप उनकी जमीन खाली कर दो और नहीं तो उनके हिसाब से चलो, ठीक है। हिंदू भूस्वामी इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, इनके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, महाजन इनको कर्ज में दबा लेते थे, मिशनरी इनको बदलना चाहते थे। तो वह यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, जैसे कि मैंने अभी बात की, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, ठीक है, कर्ज में दबाते जा रहे थे। आगे मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते रहते थे, और मतलब उनकी जो संस्कृति है उसको बदलने का प्रयास करते थे। तो इन्हीं चार शक्तियों को जो मुंडा लोग थे, ये अपनी सारी की सारी समस्याओं और सारे के सारे कष्टों का स्रोत यानी कि जड़ मानते थे, इसलिए इनको भगाना चाहते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया, और उन्होंने 1895 में, कब, 1895 में विरसा को गिरफ्तार कर लिया। देखो 1895 में ही जो बिरसा ने थे, उन्होंने अपने अनुयायियों से आह्वान किया था कि हमें सुधर के चलना है, ठीक है, आह्वान किया था, ठीक है। और जैसे ही ये आंदोलन फैला तो अंग्रेजों को डर लगने लगा कि भाई ये समाज सुधर जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, विरसा को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। जब गिरफ्तार किया गया तो दंगे फसाद फैलने लगे, ठीक है। एक मिनट, गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी, ठीक है। क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया और ये कहा कि भाई आप समाज में अशांति फैला रहे हो, दंगे करवा रहे हो, ठीक है, और इस वजह से आपको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि फिर 2 साल की सजा होती है, ठीक है, और 1897 में जेल से ही लौट कर आ जाते हैं। जब जेल से लौट करके आते हैं तो लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। अर्थात जैसे ही लौट करके आए तो उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। लौट कर आने के बाद में गांव-गांव घूम करके लोगों को उकसाने लगे, ठीक है, और लोगों से कहा कि भाई जो आपके परंपरागत प्रतीक हैं, ठीक है, उकसाने के लिए भी परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपको किसी चीज को देख करके गुस्सा आता हो और आपको बार बार वही चीज दिखाई जाए तो आप गुस्सा करोगे नहीं करोगे, उसी तरह से यहाँ पर भी था। जो परंपरागत प्रतीक थे उन्हें दिखा करके उनका इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक करने लगे यहाँ पर बिरसा, ठीक है। और वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में
साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों अर्थात दीकू और यूरोपियों, ठीक है, इनको रावण की संज्ञा दे दी गई। क्या दे दी गई? रावण की संज्ञा दे दी गई। दीकू को अर्थात जो इनके विरोधी थे और जो यूरोपीय लोग थे, इन सभी को रावण की संज्ञा दे दी गई और ये कहा कि भाई आप सभी हमारे साथ आ जाओ। अपने समाज से आह्वान किया कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दें। अर्थात जो ये दीकू लोग हैं, ठीक है, जो ये चार ताकतें हमने आपको बताई, इन चार ताकतों को तबाह करने की बात यहाँ पर विरसा करने लगे। ठीक है, तो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन खड़ा हो गया। विरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। अर्थात जो विरसा को मानते थे, इनका समर्थन करते थे, उन लोगों ने क्या किया, जो दीकू लोग थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई जो ये हमारे यहाँ के भूस्वामी थे, जमींदार थे, ठीक है, इसके अलावा जो मिशनरी थे, ठीक है, सरकार जो थी, तो इन सभी के जो यूरोपीय सत्ता के जो प्रतीक थे, इसके अलावा जो हमारे यहाँ के लोग थे, ठीक है, जो इनके विरोधी थे, उन सभी लोगों को निशाना बनाने लगे। उन्हें थाने और चर्चों पर हमला किए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, थाने और चर्चों पर हमला किया, महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया और सफेद झंडा विरसा राज का प्रतीक था। ये कीवर्ड है, नोट कर लो इसे, ठीक है, सफेद झंडा विरसा राज का प्रतीक था, ये याद रखना। प्रश्न आ जाएगा कि विरसा राज का प्रतीक झंडा किस रंग का था, या फिर क्या विरसा राज का प्रतीक था, तो सफेद झंडा दिखा करके ये अपने आंदोलन में कूद पड़े। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई जो चर्च थी, पुलिस थाने थे, यहाँ इन सभी जगहों पर हमला बोल दिया गया। जो जमींदार थे, महाजन थे, इनकी संपत्ति पर धावा बोल दिया गया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, ठीक है, इनको हैजा हो गया, ठीक है, और हैजे से मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जब मृत्यु हो गई तो आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला तो मायना ये था कि इससे औपनिवेशिक शासन को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके, ठीक है, कब्जा ना कर सके। देखो, क्योंकि जो दीकू लोग थे, अर्थात जो बाहरी लोग थे, जो जैसे कि जो जमींदार थे, महाजन थे, तो ये लोग क्या करते थे, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, जिससे कि आदिवासी बहुत परेशान होते थे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बिरसा ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था और इससे सरकार का काफी नुकसान भी हुआ था, तो सरकार ने इस आंदोलन से दो सीखें ली। पहली सीख क्या ली, तो पहली सीख लेते हुए इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि जो दीकू लोग हैं ये आदिवासियों के जीवन पर कब्जा ना कर सके, ठीक है। दूसरा क्या सीख मिली, दूसरी सीख ये मिली कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है, ठीक है। जो आदिवासी है उनको कमजोर समझने की जरूरत नहीं, चूंकि वो जंगल में रहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि वो कमजोर हैं और वो अपने प्रति हो रहे अन्याय का विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया था, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैप्टर था जो कि आज के इस टॉपिक के साथ में कंप्लीट होता है। आई होप कि जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए, मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली कवर किया और आपको सभी टॉपिक समझ में भी आए। अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप में कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस वाला वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है, तो उस वीडियो में हम उस टॉपिक को प्रश्न के रूप में डाल देंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा अभी के भी, ठीक है। इतने बार क्यों कहवाते हो, ठीक है। साथ ही साथ दृढ़ संकल्प को भी सब्सक्राइब कर लेना, 2.0 पर ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम पर भाई ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को, मिनिमम 10 क्वेश्चंस को हम टेलीग्राम पर डालते हैं। जैसे हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो टेलीग्राम पर इसके क्वेश्चंस आ चुके होंगे, आप जाकर के देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है प्रिपरेशन से रिलेटेड और आप हमसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ फेसबुक पर भी अगर आप चाहें तो फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड हाँ, जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यहां पर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। ये क्रांति बहुत बड़ी थी और इस क्रांति की वजह से अंग्रेजों की सत्ता लगभग भारत से चली गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित कर लिया। कैसे किया, क्या हुआ इस क्रांति में, क्या क्या हुआ, देखो इस क्रांति में बहुत कुछ हुआ था। बहुत बड़ा चैप्टर है, कई पार्टों में डिस्कस करेंगे। ये सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है,
उस चीज को डिस्कस करेंगे, जनता इसमें कैसे शामिल हो गई, ठीक है, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और सैनिक विद्रोह जनविद्रोह में कैसे बदला, इसमें जैसे कि हम बात करते हैं मंगल पांडे, इन्होंने भी हिस्सा लिया था, बहादुर शाह जफर, इन्होंने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। इसके अलावा नाना साहेब हो गए, लक्ष्मीबाई जी हो गई, ठीक है, तात्या तोपे हो गए, इसके अलावा और भी सारे लोग थे, ठीक है। फिर कंपनी पलटवार करती है, कंपनी के पलटवार के बाद में फिर कंपनी अपना पुनः सत्ता स्थापित कर लेती है। विद्रोह के बाद में कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं, अंग्रेजों ने फिर मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया, फिर मैप के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कि कहां कहां पर सबसे अधिक बड़ा यहाँ पर विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इसी के साथ में चैप्टर हमारा ये भी कंप्लीट होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को हमें डिस्कस करना है। कल से इसके वीडियो आने लगेंगे, ठीक। सुबह 8 बजे हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास आती है, तो सभी लोग आकर के ज्वाइन कर लिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।